हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम 2022 के कक्षा 10 गणित के सेट कर रहे थे और आज हम 2022 का सेट 3 जो एक्स है उसके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो हैं करने वाले हैं 2, 4, 6 नंबर वाले। इससे पहले के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनका वीडियो मैंने बना दिया है और उसको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी हमने 2023 के भी सेट करा दिए हैं, वो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए, इसके मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, आपको सामने दिख जाएंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। इसका पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 का परिमेय संख्या है। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अगर आपको पता है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर नहीं पता है तो पूरा का पूरा देखना, आपको समझ में ये क्वेश्चन भी आ जाएगा। देखो, ये क्वेश्चन 100% हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है और हर बार आएगा, इस बार भी 2024 में भी आएगा। हमको क्या करना है, √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। √3 की जगह पर √7 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। तो सिंपल सा कुछ नहीं है, जहाँ पर जैसे कि 4 दे, मान लीजिए 5 दिया गया है तो आपको 3 की जगह पर 5 लिख देना है। बाकी मेथड प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। देखिए, हमको सिद्ध क्या करना है, √3 को अपरिमेय संख्या। अगर किसी को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता तो उसे परिमेय संख्या मान लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह लो माना क्या, कि माना जो √3 है वो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो परिमेय मान लो। अगर ये है, अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो यानी कि ये a/b के बराबर होगी, यानी अंश और हर में होगी, क्योंकि परिमेय संख्या पे हमेशा अंश और हर में होती है कि नहीं। और a b क्या है, जहाँ a और b पूर्णांक हैं, जहाँ a और b पूर्णांक है। जैसे मैं कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल डिक्टू वैसे ही करना है, ठीक है। देखो, अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बटे में कुछ नहीं तो बन की a से गुणा हो जाएगी, a हो जाएगा। इसकी इधर कराएंगे तो हो जाएगा √3b। इसे आपको समीकरण फर्स्ट मान लेना है। इसके बाद आप देखेंगे तो इस साइड आपको अंडर की संख्या दिखेगी। अंडर नहीं चाहिए है हमको, तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, वर्ग करना होगा दोनों तरफ, ठीक है। तो लिख दो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर करने पर। देखो, वर्ग करने का मतलब ये होता है स्क्वायर लगाना, तो इधर भी स्क्वायर लगा दो, इधर भी स्क्वायर लगा दो। जो √3 भी है इधर भी स्क्वायर लगा दो। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारे पास देखो a²। देखो स्क्वायर जो था इसके ऊपर था तो यहाँ पर 3 बचा, रूट कट गया, तो यहाँ पर b के ऊपर भी तो स्क्वायर था ना, होल है, तो इसके ऊपर भी होगा। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो जो a² है वो 3 से विभाजित है। क्यों, क्योंकि ये गुणा में 3 है तो इधर आएगा बटे में आ जाएगा, यानी कि a² जो है वो 3 से विभाजित है, यानी कि भाग हो रहा है। तो लिख दो a² 3 से विभाजित है। अच्छा, अगर a² 3 से विभाजित है तो केवल a भी 3 से विभाजित होगा। विभाजित होगा, इतनी बात क्लियर है। आगे देखिए, इसके बाद ये कैसे होगा, जैसे कि अगर मान लीजिए 4 का स्क्वायर अगर मान लीजिए 2 से विभाजित है तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 को 2 से भाग दो, 2 8 16 कट जाएगा, विभाजित है पूरा का पूरा। तो इसका मतलब केवल 4 भी 2 से विभाजित होगा, है कि नहीं, 2 दूना 4। तो अगर a² 3 से विभाजित है तो केवल a भी 3 से विभाजित होगा। चलिए आगे देखिए, आगे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर देखिए a बराबर 3k, a बराबर 3k, और k क्या है, जहाँ k कोई पूर्णांक है, k कोई पूर्णांक है, ठीक है, k कोई पूर्णांक है। आगे देखो, आप समीकरण फर्स्ट से देखो, समीकरण फर्स्ट में a बराबर √3b है, तो इसकी जगह पर मैं क्या करूँगा, √3b लिख दूंगा और बराबर हमारा 3k है। अब देखो, इधर भी √2 की संख्या आ गई, तो इसको भी हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है। √2 को हटाने के लिए वर्ग किया जाता है, तो दोनों लिख दो वर्ग करने पर, पुनः दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। देखो, इधर भी वर्ग करना है, √3b है, इधर भी वर्ग करो, और ये 3k है, इधर भी वर्ग कर दिया मैंने। देखो, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा, और b के ऊपर भी स्क्वायर है, यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9k²। अब देखो, ये कट जाए हमारा 3 3 9, यानी कि हमारे पास बच रहा है b² बराबर 3k², ठीक है। अब देखो यहाँ पर
अब देखो 2 मिनट रुकिए। हाँ देखो, जो बी स्क्वायर है वो किससे विभाजित है? 3 से, क्योंकि 3 गुणा में इधर बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो चूंकि बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, विभाजित है। अब जब बी स्क्वायर 3 से विभाजित हो तो केवल बी भी 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है, अतः आपने देखा ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड का उभयनिष्ठ, अभी समझाऊंगा, 2 मिनट वेट कीजिए, 1 मिनट। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड या उभयनिष्ठ, देखो ए स्क्वायर भी 3 से विभाजित है, या कह सकते हो ए भी 3 से विभाजित है और बी भी 3 से विभाजित है। यानी कि ए और बी का उभयनिष्ठ यानी जो कॉमन है वो कितना है? 2 है। तो सॉरी 3 है। कितना है? 3 है। तो यानी ए और बी का जो उभयनिष्ठ है वो कितना है? 3 है। अगर जो कॉमन होता है उसका मतलब वो HCF है, यानी कि ए और बी का HCF 3 है। ए और बी का HCF कितना है? 3 है कि नहीं? जो कि इनका ए और बी का जो है HCF, ए और बी, इनका HCF 1 के बराबर नहीं है। अगर इनका ए और बी का HCF 1 होता तब हम कह सकते थे कि √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इनका HCF तो भाई आ रहा है 3, तो इसका मतलब यह है कि हमारा ये जो √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख दो यहाँ पर अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। ये लिख देना इसके नीचे, यहाँ पर लिखना है आपको। ठीक है, जगह नहीं बची तो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, समझ गए? ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसका। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। 2 संख्याएं हैं। अच्छा, हमें 2 संख्याएं तो पता ही नहीं है ना, तो 2 संख्याओं को कुछ मान लो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माना 2 संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 2, माना वह 2 संख्याएं x और y है। ठीक है, मान लो भैया पहली संख्या x है, दूसरी संख्या है। ठीक है, बोला गया है कि उनका अंतर पहली शर्त से, देखो प्रथम शर्त से, प्रथम शर्तानुसार, देखो पहली शर्त क्या कहती है कि पहली शर्त यह कहती है कि दोनों का अंतर 26 हो। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यानी ये संख्याएं जो हैं इनका अंतर यानी माइनस 26 है, बराबर 26 है कि नहीं? जब किसी के बीच में अंतर निकालना होता तो माइनस लगाते हैं। जैसे आपसे मैं कहूँ 8 और 10 के बीच में कितने का अंतर है, तो आप 10 में से 8 घटाओगे, क्योंकि 2 का अंतर है। तो अंतर का मतलब आपने घटाया, तो अंतर का मतलब ये होता है घटाना। तो इनका अंतर आपको निकालना है तो इनमें में से घटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये इसका अंतर 26 है, यानी इसमें से घटाने पर 26 मिलेगा। चलो, अब द्वितीय शर्त क्या है? जब भी आपसे अंतर बोले ना तो आप घटा दिया करो। द्वितीय शर्तानुसार देखो, जो इसकी दूसरी शर्त है वो कह रही है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो पहली वाली संख्या है वो 3 गुनी है कि नहीं? इससे इस वाली संख्या से 3 गुना कर दो। देखो x बराबर क्या हो गया? 3y। ये मान लो पहली समीकरण, इससे मान लो दूसरी समीकरण। x बराबर 3y। अब ये 3y जो आया है, ये 3y जो आया है, x बराबर 3y, तो 3y आप इसमें रख सकते हो इसकी जगह पर। तो लिख दो यहाँ पर समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर देखो x बराबर 3y दिया है, तो यहाँ पर क्या आपको 3y रख देना है, 3y, और ये माइनस y बराबर 26 है। देखो 3y से ये चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2y, और ये 26, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 26/2 गुणा में, तो रहेगा बट्टे में, 2 1 कम 2, 2 3 6। कहने का मतलब हमारी जो दूसरी संख्या आ गई वो कितनी आ गई? 3। तो ये मान लीजिए पहली संख्या, इसे मान लो दूसरी संख्या, एक संख्या मान लीजिए 13 आ गई। अब जब पहली संख्या 13 है तो इसका मान आप इसमें रख दो सेकंड में, तो x का मान मिल जाएगा। तो लिख दो y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। देखिए इसमें सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस सेट में रखने पर। देखो हमें ऊपर देखे यहाँ पर दिया गया x बराबर 3y, x बराबर 3y। देखो x बराबर 3y, y कितना है हमारा? 13, और 13
तो यहाँ कितना होता है 39, 39, 13 3 जा 39। अतः हम कह सकते हैं हमारी जो संख्याएं हैं, अतः दो संख्याएं हमारी कौन सी हो जाएंगी, 13 और 39 या 39 और 13। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए इसका जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P -3, P बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है, P का मान भी ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या है, यहाँ पर हमको दिया गया है एक रेखाखंड AB रेखाखंड है। ठीक है, गा है क्वेश्चन, इसमें क्या है, एक AB रेखाखंड है। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पर एक AB रेखाखंड बना लेता हूँ। ये A और B एक रेखाखंड है। देखो A बिंदु हमको दिया गया है, आप देखेंगे क्वेश्चन में तो -5, 4 माइनस का। ठीक है, और जो B बिंदु दिया गया है वो कितना दिया है, -2, 3। इस पर कहीं पर एक बिंदु है। ठीक है, बिंदु हमारा है जो बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु P है, और जो बिंदु P है वो हमें -3, P दिया गया है। ये वाला बिंदु A और B को विभाजित करता है। देखो यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ मैं एक M1 अनुपात है, मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक क्या है, M1 अनुपात है, और यहाँ से यहाँ तक जो है M2 अनुपात है। समझ गए, यहाँ से यहाँ तक मान लिया मैंने M1 अनुपात है और यहाँ से यहाँ तक M2। हमसे बोला गया है ये जो बिंदु P है इस A और B को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो मुझे अनुपात तो पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ पहला अनुपात M1 है और दूसरा अनुपात M2 है। ठीक है, और उसके बाद हमें ये P जो है ना, P ये भी निकालना है। चलो देखो अनुपात निकालना है मुझे, तो अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अनुपात के सूत्र से। देखो अनुपात निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x में होता है, एक y में भी होता है, y में अभी नहीं लगाएंगे, हमारा इसी से काम चल जाएगा। देखो x, ये देखो यहाँ पर ये जो बीच में होता है ना, बीच में ये बीच वाला बिंदु ये x होता है और ये y होता है। इधर देखो, इधर वाला x1 मान लो, इसे y1 मान लो, और इसे मान लो आप x2 और इसे मान लो y2। ठीक है, इतनी क्लियर बात है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिया गया, x कितना है, -3 है। देखो -3 है तो यहाँ पर -3 लिख दो। m1 हमारा तो हम भाई m1 तो हमको पता करना है, और x2 हमारा कितना है, -2 है। ठीक है, प्लस m2 हमको m2 भी निकालना है, और x1 देखो x1 हमारा -5 है बटा m1 प्लस m2, ये भी हमको ज्ञात करना है। अच्छा, किस अनुपात में विभाजित करेगा, अभी देखिए निकल जाएगा, बहुत ही आसान है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये -2 m1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस और 5 की m2 से गुणा होगी, हो जाएगा 5 m2 बटा, यहाँ से देखें आप तो m1 प्लस m2, ये माइनस का है तो इधर हम माइनस कॉमन लेकर के, माइनस यहाँ से कॉमन ले लो आप, तो यहाँ से बचेगा 5 m2 माइनस का प्लस हो जाएगा 2 m1 बटा हमारा m1 प्लस m2। ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो देखो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसकी आप इधर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 3 m1 प्लस 3 m2। एक की इधर कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 m2 प्लस 2 m1। ठीक है, चलिए देखिए अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हैं। कैसे होगा, देखो ये बराबर हटा देंगे तो इधर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का तो माइनस का, मतलब चिन्ह चेंज हो जाते हैं, बराबर में 0। देखो 3 m1 से 2 m1 चला गया, 1 m1 बचा। 3 m2 से 5 m2 चला गया, माइनस का जाता तो माइनस का आएगा, 3 से 5 गया, 2 m2 बचा, और बराबर हमारा 0। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 m1 बराबर माइनस का 2 m2, इधर जाएगा प्लस का, हो जाएगा 2 m2। तो कह सकता हूँ कि m1 और m2 का मुझसे क्या पूछा गया, अनुपात, तो कितना होगा 2/1। क्यों 2/1 मैंने कैसे लिखा, देखो 2 m2 है तो आप इधर गुणा कराएंगे तो 2 m2 हो जाएगा, 1 m1 है तो इधर कराएंगे तो 1 m1 हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा 2:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, m1 और m2 का अनुपात। ठीक है, तो अनुपात क्या आ गया, देखो m1 बराबर हमारा 2 आ गया और m2 बराबर हमारा 1 आ गया। समझ गए, तो अनुपात हमारा 2:1 आएगा। इसके बाद हमसे बोला गया था अनुपात, चलो यहाँ पर लिख दो, अतः वह अनुपात 2:1 है।
ठीक है। अच्छा 2:1 हमारा अनुपात तो आ गया। अब इसके बाद मुझे ये P जो P है ना ये वाला भी मुझे निकालना है। देखो इसको कैसे निकालेंगे इसको निकालने के लिए आप बाई बराबर फार्मूला लगाओ। चूंकि आप बाई बराबर एक फार्मूला जानते हैं कि ये होता है m1/2 प्लस m2/1/m1 प्लस m2। कहने का मतलब ये वाला x वाला था, अब की बार मैंने बाई का लिख लिया। देखो बाई बराबर हमको p है ना दिया गया, देखो p दिया गया है बाई बराबर, तो यहाँ पर बाई की जगह पर p लिख दो, ठीक है। और m1, हाँ m1, अभी देखो m1 मैंने निकाला था 2 था, m1 2 आया था और m2 1 आया था, ठीक है। चलिए देखो m1 हमारा 1 है, कितना है भाई, m1 हमारा 2 है, सॉरी 2 m1 है। चलिए 2 गुणा बाई 2, देखो यहाँ से बाई टू हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, प्लस m2 1 है और बाई 1 हमारा -4 है, बटा हमारा m1 हमारा 2 है और m2 हमारा 1 है। p बराबर 2 3 6 -4 कम 4 2 और 1 3, इधर आप गुणा करा देंगे तो 3p हो जाएगा और इसकी इधर हो गई 6 में से 4 गया बचा 2, तो p बराबर हमारा आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो p का मान कितना आएगा, 2/3 आएगा। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसका वो भी हम देख लेते हैं। इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अच्छा, गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 0.4 सेंटीमीटर व्यास का एक अनुप्रस्थ कांट का तार खींचा जाता है, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो चित्र की सहायता से इसको समझेंगे, बहुत ही आसान है। कैसा है, देखो एक गोला है हमारे पास, ठीक है, एक गोला है, इसको रेड कलर से बताता हूँ। एक गोला है, एक गोला, और गोले का त्रिज्या दी गई है, गोले की त्रिज्या हमको दी गई है 3 सेंटीमीटर। इसको क्या किया जाता है, इसको पीट करके या पिघला करके क्या किया जाता है, एक तार बनाया जाता है, अनुप्रस्थ कांट की लंबाई, मतलब तार बनाया जाता है कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये तार बनाया जाता है, ये ठीक है, ये तार बनाया जाता है और तार का व्यास जो दिया गया, देखो इससे 0.4 सेंटीमीटर व्यास का जो है तार खींचा जाता है। जो व्यास है ना यहाँ पर, यहाँ से जो व्यास है इसका वो 0.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा ये हमको जो तार दिख रहा है ना, तार बेलन के आकार का है और ये गोला है, तो कहने का मतलब जो तार होगा वो बेलनाकार होगा। चलिए देखिए यहाँ से हल करते हैं। गोले की त्रिज्या मान लेता हूँ, गोले की त्रिज्या जो है वो r है और हमें कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर दी गई है, 3 सेंटीमीटर, तथा जो तार है ना, तार का व्यास, जो तार का व्यास दिया गया है वो हमें दिया गया है 0.4 सेमी। अब व्यास इतना है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, आधी होगी, यानी कि आधा कर दो, इसको 2 से भाग दोगे तो आधा हो जाएगा, तो 0.2 दूना 4, तो जो r आएगी, जो तार की लंबाई, वो तार की त्रिज्या आएगी, वो आएगी 0.2 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद हमें क्या बताया गया, हमें तार की लंबाई निकालनी है, यानी तार की लंबाई बोले या ऊंचाई बोले, कि मतलब ये तार कितना लंबा होगा, h निकालना है हमें, या h कहो या लंबाई कहो। मैंने मान ली तार की लंबाई h है। चलिए देखिए मुझे h निकालना है, तब तार की हमसे पूछेगी लंबाई, h बराबर क्या होगी। बहुत ही आसान है, देखो कैसे करते हैं इसको। इसमें क्या है, आयतन तो एक जैसा ही रहेगा। अगर ये 8 किलो का है तो इसे पिघला करके 8 किलो का ही तार बनेगा, है कि नहीं, पिघलाने से वजन थोड़ी ना कम होगा। तो इसका आयतन बराबर इसका आयतन होगा, यानी कि गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, या लिख सकता हूँ बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। अतः बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। देखो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई, इसकी मैंने r मानी है कैपिटल में, तो r² h बराबर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। देखो पाई से तो पाई कट जाएगा, r², तो इसकी r कितनी है, बेलन की 0.2 है, तो 0.2 का स्क्वायर, यानी कि 2 बार लिख लो इसको, h हमें निकालनी है। देखो 4/3 r³, तो गोले की त्रिज्या आपने देखी 3 सेंटीमीटर है,
तो 3 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। आर क्यूब है ना, तो क्यूब का मतलब इसको 3 बार लिखना है। अब देखो ये कट जाएगा और पॉइंट काटेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, पॉइंट काटेंगे 10 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 2 पंचे 10, 2 एकम 2 2 पंचे 10। तो कह सकता हूँ मैं 1 बटा आ जाएगा 5 25 गुणा h बराबर 4 3 12 या 3 3 9 9 चकू 36। अब देखो h कम h बटा 25 बराबर 36, तो h बराबर आ जाएगा 36 गुणा 25 करेंगे जब आप, तो हमें कितनी मिलेगी, गुणा करने पर मुझे मिलेगा 5 का 30, हाँ 900, कितने मिलेगा 900 सेंटीमीटर। अतः तार की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 900 सेंटीमीटर होगी। इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। तार की लंबाई 900 सेंटीमीटर है। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। देखिए इसका जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0 के मूल x बराबर 2 तथा x बराबर 3 हैं तो k और m का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद आपने ये क्वेश्चन नहीं किया होगा। इस टाइप से क्वेश्चन तो किए होंगे लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं किया होगा। देखो कैसे करना है। इसमें क्वेश्चन हमारा है इसमें क्या है, हमें दिया गया, हमें एक द्विघात समीकरण दी गई है 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0 तथा हमें और भी कुछ दिया गया है। हमें दिया गया x बराबर 2 और x बराबर हमें और भी दिया गया है 3। तो हमको ये k और m का मान निकालना है। तो k बराबर क्या होगा तथा m बराबर क्या होगा। चलिए देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप x बराबर 2 इसमें रखिए, ठीक है। सबसे पहले यानी सर्वप्रथम आप x बराबर क्या रखिए, 2 रखिए इसमें। तो देखो यहाँ पर 3x की जगह पर 2 रखना है और माइनस 2kx, x की जगह पर 2 रखना है प्लस 2m बराबर 0। देखो 2 दूना 4 3 12 माइनस 2 दूना 4k प्लस का 2m बराबर 0। तो कह सकता हूँ मैं 4k प्लस का 2m बराबर प्लस का 12 जाएगा, उधर हो जाएगा माइनस का 12। यहाँ से आप माइनस का 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास k माइनस m, ओ सॉरी 2k माइनस का m बराबर माइनस का 12, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 छंग 12। तो हमारे पास आ गया 2k माइनस का m बराबर 6। ये समीकरण बन जाएगी हमारी पहली, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो है पहली समीकरण बन गई। अच्छा अब इसके बाद देखो इसके बाद आपने x बराबर 2 तो रख लिया, अब x बराबर 3 रखिए। x बराबर इसी में x बराबर 3 रखिए, तो लिख लो यहाँ पर x बराबर 3 पर। अब x बराबर 3 रखिए। ये समीकरण हमको दी गई है ये वाली 3x स्क्वायर, x की जगह पर 3 माइनस 2kx, x की जगह पर 3 और प्लस 2m बराबर 0। देखिए 3 3 9 3 27 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 दूना 6k प्लस का 2m बराबर 0। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का 6k प्लस का 2m बराबर 27 प्लस का उधर गया माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो इधर हम माइनस कॉमन ले लो, फिर उसके उधर कट जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास 6k माइनस का 2m बराबर माइनस का 27। माइनस माइनस कट गया तो फाइनली हमारे पास एक समीकरण बन गई 6k माइनस का 2m बराबर 27। यह समीकरण हमारी सेकंड बन गई। देखो फर्स्ट वाली ये समीकरण है और सेकंड वाली ये है, तो आप इसको और इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर कितना है, 1 m है, यहाँ पर 2 है, तो मुझे इस वाले m को इसके बराबर करना पड़ेगा। तो कब बराबर होगा, जब आप इसमें 2 से गुणा करेंगे। विलोपन विधि आपको आती होगी, तो क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर, देखो इसमें 2 से गुणा करोगे 2 दूना 4k माइनस का 2m बराबर 2 छंग 12। ये समीकरण मान लो थर्ड।
अब आपने देखा सेकंड और थर्ड बराबर हो गई, ये वाला जो है mm इसके बराबर हो गया। अब देख सकते हो आप इस समीकरण सेकंड से थर्ड को घटा करके m का मान निकाल सकते हो। तो लिख दो यहाँ पर समीकरण सेकंड माइनस थर्ड, इससे इसको घटा दो। लोग घटाओगे कैसे घटेगी, इधर हमारा 6 के है माइनस का 2m बराबर 27, और इसके नीचे इसे लिख लो 4 के माइनस का 2m बराबर 12। तो घटाओगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और इधर हमारे पास 2 के बचेगा, यहाँ से हम घटाएंगे तो 5 और 2 से गया 15 बचेगा। तो के बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 15/2। देखो के का मान हमारे पास कितना आएगा, 15/2 आ जाएगा। अच्छा के का मिल गया तो m का मान निकाल सकते हो आप, m का मान निकाल लो। देखो इसके बाद मुझे निकालना m का मान, तो इस k का मान समीकरण इसमें रख दो आप, थर्ड में रख दो या सेकंड में रख लो। तो कह दो k का मान समीकरण सेकंड में रखने पर या फर्स्ट में, चलो रख लो यहाँ पर, इसमें k की जगह पर 15/2 रखना है। तो k का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, 2k माइनस m बराबर 6, 2k माइनस m बराबर 6, 2k की जगह पर मुझे लिखना है 15/2 माइनस m बराबर 6, 2 से 2 कट जाएगा तो 15 माइनस का m बराबर आ जाएगा 6। यहाँ पे से जब हल करेंगे तो 6 में से 9 6 15 9। अतः आपने देखा k का मान आया 15/2 तथा m का मान आया 9। इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि बिंदु A और B और ये C सररेख हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, और इसके नीचे वाला जो अथवा वाला क्वेश्चन है, ये चित्र वाला, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। ये वाला चैप्टर 7वें का है, ये सररेख वाला, और इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह लगता है और उसके बाद निकलता है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस बार बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। इसके बाद देखते हैं दूसरे का आप देखेंगे तो ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए, ठीक है, कि रेखिक समीकरण निकाय, 2 रेखिक समीकरण दी गई हैं कि अनेक हल हैं, हमको दिखाना है कि ये अनेक हल हैं ग्राफ विधि के द्वारा। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है दूसरे का। देखो हमें यहाँ पर 2 समीकरण दी गई हैं। देखिए इसमें जो पहली समीकरण है वो है 3x माइनस का y बराबर 2, ये हमें पहली समीकरण दी गई है। इसके बाद जो हमें दूसरी समीकरण दी गई है वो दी गई है 9x माइनस का 3y बराबर 6, ये हमें दूसरी समीकरण। हमको बताने हैं कि हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना है कि इन दोनों समीकरणों के अनेक हल हैं। क्या है, अनेक हल हैं। चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले ग्राफ को खींचने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, 2 बिंदु चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर देखो समीकरण फर्स्ट में आप पहले x की जगह पर 0 रखो तो आपको y का मान मिलेगा। यहाँ पर मैं ग्राफ इस तरीके से बॉक्स बना लेता हूँ, यहाँ पर मैं x रखूँगा और यहाँ पर y रखूँगा। देखो समीकरण फर्स्ट में पहले x की जगह पर 0 रखो, इस वाली समीकरण में x की जगह पर 0 रखो, तो x की जगह पर 0 रख दो और y बराबर हमारा 2 है, तो 3 की 0 से 0 माइनस y बराबर 2, यानी कि माइनस y बराबर 2 माइनस 0, कहने का मतलब y बराबर हमारा माइनस का 2 आ जाएगा। अच्छा अब y बराबर इसमें 0 रखो, y बराबर 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x, ये x बराबर देखो x बराबर 0 पर, अब देख रहा हूँ मैं y बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर इतना आ रहा है और y बराबर आप 0 रखिए इसमें, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 3x बराबर ये 2 और x बराबर हमारे पास आ जाएगा 2/3। तो मैं कह सकता हूँ x बराबर हमारा 2/3 का मतलब 0.318 मतलब 0.6 कुछ आएगा, ठीक है, 0.6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद समीकरण सेकंड को देखो, समीकरण सेकंड में हमारे पास समीकरण सेकंड जो दी गई है वो 9x माइनस का 3y बराबर 6 है। तो यहाँ पर देखो आप इसमें 3 से भाग दे दो, क्या है 3 से भाग दे दोगे दोनों तरफ 3 से भाग, 3 × 3 = 9 यानी कि 3x और ये
3 दूना 6, यानी कि ये आप देखेंगे तो ये वाली जो समीकरण है, ये समीकरण फर्स्ट के बराबर आ गई है। देख सकते हो ये वाली जो समीकरण आई है 3x - 22, ये वाली भी सेम है कहते बिल्कुल, मतलब सेकंड वाली जो है वो फर्स्ट के बराबर है कि नहीं। तो कहने का मतलब अगर आप इसके बिंदु निकालेंगे, इसके बिंदु निकालेंगे तो सेम बनेंगे, यही बनेंगे ना, यही। तो कहने का मतलब जो समीकरण फर्स्ट के बिंदु है वही समीकरण सेकंड के बिंदु है, तो हमारे ये बिंदु मिल गए। तो आप पहले ग्राफ बना लो, देखो ग्राफ यहाँ पर ग्राफ बना लीजिए इस तरीके से। देखो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, कुछ इस तरीके से। और ये इधर हो जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। ये मैं आपको पता है x डैश है, ये y है, ये x है, और ये y डैश, y डैश x डैश। इधर वाले भी माइनस, देखो इधर वाले माइनस है, इधर आपके प्लस लिख लो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो x में 0 है, y में -2। देखो x में 0 ये मिल जाएगा, y में -2, तो -2 कहीं है यहाँ पर, देखो ये वाला बिंदु, ये वाला मिल गया। और उसके बाद देखोगे अगर आप तो x में 0.6, तो 0.6 मतलब कहीं यहाँ पर मिलेगा, है कि नहीं, कहीं यहाँ पर। और y में 0 मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये वाला बिंदु हमारा यहाँ पर बनेगा, कहीं यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। और ये इस तरीके से हम मिलाओगे इसको, पहले तो ऐसे बनेगा, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनेगा ये, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम देखेंगे, आप एक रेखा से तो कोई हल निकाल नहीं सकते, है कि नहीं, तो कह सकते हैं कि अनेक हल हैं, अतः इसके अनेक हल हैं। अच्छा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया अनेक हल कैसे? देखो हल आप कैसे कर सकते हो, किसी का हल करने के लिए आपके पास 2 समीकरण तो होनी चाहिए, इसमें तो एक ही समीकरण है, तो इसके अनेक हल हो सकते हैं, आपको कोई भी इसका हल हो सकता है, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। चलिए इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ये सब हमें सारणी दी गई है। पद नहीं होना चाहिए, पग विचलन विधि द्वारा भोजन पर हुए दैनिक व्यय का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको क्या करना है, माध्य निकालना है पग विचलन विधि द्वारा, ठीक है। ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। माध्यक और बहुलक मैं नहीं बताता हूँ ज़्यादातर, मैंने एक वीडियो बनाया था स्पेशल जिसमें मैंने माध्यक बहुलक और आपको सब कुछ बता दिया था, ठीक है। पग विचलन विधि, कल्पित माध्य विधि, प्रत्यक्ष विधि, ये सभी मैंने समझा रखी हैं आपको, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप माध्यक और बहुलक सीख लीजिए, और सेम ही होता है बिल्कुल, अलग अलग तो क्वेश्चन होते नहीं है, इसलिए नहीं बताऊंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण हमको दी गई है कि मूल वास्तविक हैं। अच्छा, वास्तविक हैं, अगर हैं तो यदि ऐसा है, अगर इसके मूल वास्तविक हैं तो मूल भी ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई, क्वेश्चन बढ़िया है। हमको पहले क्या करना है, वास्तविक मूल पता करने हैं कि वास्तविक मूल हैं कि नहीं। अगर वास्तविक मूल हैं तो हमको मूल भी निकालने हैं। है क्वेश्चन, देखो हमारे पास एक द्विघात समीकरण हमको दी गई है 3/4x² माइनस का 8x + 3 = 0। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये, ठीक है। इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या कीजिए, आप ये समीकरण पहले मान लीजिए और इसमें समीकरण पहले की तुलना कीजिए। समीकरण फर्स्ट की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, ये हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। इसमें आप अगर तुलना करेंगे तो x² से x² कट जाएगा, हमारे पास a बराबर कितना आ जाएगा 3/4। और b देखो, ये b बराबर हमारे पास देखो x से x कट गया, b बराबर -8 है। और c देखो, c बराबर कितना है 3 है। देखो हमको क्या करना है, पहले तो पता करने हैं कि वास्तविक मूल हैं कि कैसे मूल हैं। अगर मूल पता करने के लिए, यानी प्रकृति पता करने के लिए, किसी के मूल पता करने के लिए एक फार्मूला होता है d = b² - 4ac। ये विविक्त कर निकालने का और प्रकृति ज्ञात करने का फार्मूला होता है। तब देखिए यहाँ पर इसमें रखिए, देखिए b कितना है मेरा 8 है, माइनस का -4a हमारा इतना है, और c हमारा 3 है। 4 से 4 कट जाएगा तो 8 9 64 और 3 3 9। घटाने पर मुझे कितना मिलेगा 9 और 5 14 और ये 55, ठीक है 55 मिलेंगे। तो 55 आया मेरा, प्लस में आया ये। अगर ये प्लस में आ गया, अतः चूंकि ऐसे लिख दो, चूंकि
ये जो इसका जो मान आया ना डी का, जो डी का मान आया वो किस में आया, प्लस में। अगर प्लस में आता है तो वास्तविक मूल होते हैं। कैसे होते हैं, वास्तविक मूल, वास्तविक मूल। अब ये वास्तविक मूल आ गए देखो इसके। अगर माइनस में आते तो कोई मूल नहीं होता, ठीक है। अगर जीरो के बराबर आ जाता तो बराबर मूल हो जाते। हमारा प्लस में आया है तो वास्तविक मूल होंगे। अब वास्तविक मूल है तो हमको क्या करना है, मूल भी ज्ञात करने की, मूल कौन से होंगे। अच्छा, मूल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता ही है। देखिए मूल, देखिए मूल निकालने का जो फॉर्मूला होगा, एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मूल निकालने का एक बढ़िया सा फार्मूला होता है, धराचार इसे फार्मूला कहते हैं। यहाँ पर आप मान रखिए, देखिए माइनस है माइनस बी हमारा -8 है तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी कितना है हमारा, -8 है, 4a कितना है 3/4 और c हमारा 3 है। अब आप यहाँ से काट सकते हैं और बटे में 2a है, a हमारा 3/4 है, ये और ये 2 दूना 4, तो x बराबर हमारा आ जाएगा प्लस का 8, ऐसे लिख लो 8 प्लस माइनस अंडर रूट में 8 28 64 यानी 55 आएगा कुछ, ठीक है। और ये नीचे हमारा 3/2, ठीक है। तो एक बार प्लस में ले लो, एक बार माइनस में ले लो, तो ले लो प्लस लेने पर प्लस ले लो। यहाँ पर देखो प्लस में है और माइनस में है तो प्लस पहले ले लो फिर माइनस ले लेना है आपको। देखो 8 माइनस नहीं लेना है, प्लस लेना है सिर्फ। अंडर रूट में 55/3/2, तो एक आंसर हमारा ये आ जाएगा। अब की बार माइनस लो, माइनस लेने पर देखो माइनस ले लो तो x बराबर, देखो प्लस नहीं लेना माइनस लेना है 3/2। दो हमारे उत्तर आ गए, एक ये और एक ये, समझ गए। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यूनिक क्वेश्चन था और इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है बताया गया है, कह रहा है कि किसी मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में a और b दूरी पर स्थित दो बिंदु a तथा b से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ab है। यदि a बराबर 18 है तथा b बराबर 32 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके प्रश्नावली 9.1 का सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है। इसमें कुछ नहीं होता है, यहाँ पर एक फार्मूला लगता है। बट ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके दिए गए हैं, जो कोटि पूरक वाले ना, कोटि पूरक से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं मीनार उनार वगैरह के, तो वो हटा दिए गए हैं आपके सिलेबस से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में, आपके जो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ कि ये नहीं आएंगे तो आएंगे नहीं, याद रखिएगा, आएंगे नहीं बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 है और शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर रखा हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आप क्वेश्चन कर चुके हैं, शायद आपने किया होगा, आप जब आपने बुक पढ़ रहे होगा ना तो उसी में आपने किया होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। क्या है, इसमें हमारे पास एक खिलौना है, ठीक है, वो शंकु के आकार का है और वो अर्धगोले पर रखा हुआ है। एक अर्धगोला पहले तो बना लो, ठीक है। एक अर्धगोला है हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से बना लो, ये अर्धगोला है। देखो इसके ऊपर क्या है, एक शंकु रखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक शंकु यहाँ पर इसके ऊपर रख देता हूँ। शंकु आकार खिलौना है हमारा, ठीक है, शंकु आकार खिलौना है। इस खिलौने की जो ऊंचाई हमको दी गई है वो 15.5 दी गई है, 15.5 सेंटीमीटर। ये खिलौना जो है 15.5 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है। और इसके बाद खिलौने की त्रिज्या, जो खिलौना हमारा ये शंकुआकार जो खिलौना, ये शंकुआकार जो खिलौना है ना, ये इसकी त्रिज्या देखो, इसकी त्रिज्या हमें दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। कितना, 3.5 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद हमसे बोला गया है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा देखो, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि शंकु इस पर रखा हुआ है यानी कि ज्वाइंट है तो जोड़ना पड़ेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये पूरा टोटल कब निकलेगा, जब आप शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे। तो लिख दो यहाँ पर शंकु का संपूर्ण खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हल। देखो पहले लिख लो, यहाँ पर दिया है, जैसे बोर्ड एग्जाम में करना है वैसे ही मैं बता रहा हूँ। देखो क्या दिया गया है इसमें हमको जो खिलौने की त्रिज्या जो आर दी गई है वो हमें कितनी दी गई, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इस तरीके से भी आप कह सकते हो 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तथा
शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर, देखो शंकु की ऊंचाई मान लीजिए हमको ये निकाली, यही तो ऊंचाई है ना इसकी, ये वाली h, ये हमें कब मिलेगी, इस पूरे के पूरे 15 से ये आप घटा देंगे, ये पूरा का पूरा ये डंडा ना आपको दिख रहा है ना, ये पूरा 15.5 सेंटीमीटर है, इस पूरे में से आप इसको घटा दीजिए, ये 3.5 घटा दीजिए, इतना घटा दीजिए, तब आपको ये ऊंचाई मिल जाएगी। तो 15.5 ये पूरा का पूरा से इतनी घटाएंगे, तो लिख दो यहाँ पर 15.5 से 3.5 को घटाने पर मुझे ऊंचाई मिल जाएगी h बराबर 5 में से 5 जाएगा 0, 15 से 3 गया 12। देखिए इस तरीके से हमें मिलेगा। शंकु की त्रिज्या 3.5 है और जो ऊंचाई है वो 12.5 है। अच्छा, जो शंकु की त्रिज्या है वही अर्धगोले की त्रिज्या है कि नहीं? देखिए दोनों की त्रिज्याएं समान है, उसी त्रिज्या पर अध्यारोपित है। चलिए अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो कैसे निकलेगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ज्वाइंट है, पूरा का पूरा टोटल निकालना है, बताया था मैंने अभी। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये देखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? देखो 2 आर, पाई आर कामन है, पाई आर इधर भी है और इधर भी है, तो हमारे पास ए एल प्लस 2 आर बचेगा, इतना बचेगा ना हमारे पास। हमें एल की जरूरत पड़ रही है तो पहले एल निकाल लो यहाँ से, एल बराबर यानी एल बराबर हमें निकल जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल बराबर एच। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमने अभी देखी 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर हमारी 3.5 है, तो इसका भी स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 बटे 144, और 3.5 की 3.5 से गुणा करोगे कुछ आएगा, और एल बराबर जब आप सोल्व करोगे ना इसकी, तो शायद इसकी आ जाए 12.5 आ जाए, कुछ इतनी ही शायद आनी चाहिए, ठीक है, इतनी ही आएगी। फिर आप इसमें रख लेना, ठीक है, इसमें रख लेना और उसके बाद सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इतना काम आप पर छोड़ता हूँ, इसके बाद सॉल्यूशन कर लेना है। यहाँ पर कैलकुलेटर वगैरह है नहीं, तो पॉइंट वगैरह है, तो कैलकुलेशन में टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, आप खुद कर लेना। इसमें आप यल आप निकालेंगे तो इसमें रख करके सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालनी है, हमें माध्यिका निकालनी है। अच्छा भाई माध्यिका, तो माध्यिका माध्य आप खुद निकाल लीजिएगा। इसके नीचे हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कुछ निश्चित संख्या के छात्रों में 300 सेब समान रूप से वितरित किए जाते हैं, 10 छात्र और आ जाए, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। और ये जो तीसरा क्वेश्चन और नीचे वाला अथवा वाला जो क्वेश्चन है, ये रेखिक समीकरण तीसरा वाला जो चैप्टर है ना, उसी से रिलेटेड है। उसकी जो लास्ट वाली हमारी एक्सरसाइज थी, आप देख सकते हैं, आपको करीब से दिखाऊं मैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से हटा दिए गए हैं, बोर्ड एग्जाम के सिलेबस से, तो हम इसे नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन हमारे कोई भी नहीं हटाला गया है इसमें शायद। चलिए देखिए चौथे का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। चौथे का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में यदि ए बी लंब है बी सी पर और डी ई लंब है ए सी पर, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए ई डी के। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और इसको करने में बहुत ही मजा आता है। त्रिभुज के क्वेश्चंस को देखो क्या है यहाँ पर, देखिए इसमें क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि चित्र पहले दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। इसमें हमें एक चित्र दिया गया है, पहले चित्र बना लेता हूँ उसके बाद समझाऊंगा मैं आपको। देखो कुछ इस तरीके से है और एक लंब है इस पर, ये इस तरीके से है, ई है यहाँ पर और ये डी है, ये ए है और ये बी है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है कोण, और ये सी है, ठीक है। हमें और दिया गया है, देखो दिया है, देखिए क्वेश्चन में कैसे क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है जो ईडी है वो ए बी पर लंब है, ठीक है। जो ईडी है वो लंब है किस पर, ए सी पर। हाँ देखो ईडी लंब है किस पर, ए सी पर, इस पर खड़ा हुआ है 90 डिग्री यहाँ पर बना, तो ए सी पर लंब है तथा और कोई क्या है, देखो ए बी लंब है बी सी पर, ए बी लंब है, ये पूरा का पूरा लंब है किस पर, बी सी पर, ठीक है। तब हमको सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है देखो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज हमारा
ए बी सी है वो क्या है, सिमिलर है, समरूप है त्रिभुज ए ई डी के। देखो कैसे, ए बी सी ये बड़ा वाला त्रिभुज ए ई डी इस छोटे वाले के समरूप है, ये इस वाले के जो है समरूप है। ये पूरा का पूरा जो बड़ा वाला है ना ए बी सी इस वाले के समरूप है। देखिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा, देखो कितना आसान है। देखो इसमें आप देखो एंगल ए जो है इधर भी है इधर भी, यानी कि कोण जो ए है, जो कोण ए है वो इस बड़े वाले त्रिभुज में भी है और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी है। देखो इसमें भी ए आता है और इसमें भी ये ए आता है। तो जो कोण ए है वो बराबर है कोण ए के। क्यों बराबर है? क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ यानी दोनों ओर जो है कि नहीं, तो उभयनिष्ठ कोण, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण है। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो ई कोण है इस वाले त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और इस वाले में भी ये 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। तो जो कोण ई है वो कोण बी के बराबर है, कोण बी के बराबर है। अच्छा भाई, क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। क्या है? दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है, दोनों 90 डिग्री हैं। चलिए इस अब ये दोनों 90 डिग्री हैं और ये उभयनिष्ठ है। अच्छा, दो कोण बराबर हमने दिखा दिए। देखिए इस वाले त्रिभुज में एंगल ए है और इस वाले छोटे वाले में भी है, ठीक है, और इस छोटे वाले त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और बड़े वाले में यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। मतलब एक कोण बराबर है, दो कोण हमने बराबर दिखा दिए। तो जब दो कोण बराबर हैं, अगर इसका ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला जो कोण है यहाँ पर ये बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा वही यहाँ पर कोण बनेगा। अगर दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण जो होता है ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो इसलिए ए से अब ए जब दो एंगल बराबर हो जाएं तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब हमारा यही है कि भैया जो त्रिभुज हमारा ए बी सी है वो क्या है, समरूप है त्रिभुज ए ई डी के। तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है, इस तरीके से सिद्ध हो गया क्योंकि दो कोण बराबर हो गए। अब जब दो कोण बराबर होता है तो त्रिभुज समरूप होते हैं। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चित्र में ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री है तथा ए डी लंब बी सी पर है, तो सिद्ध कीजिए कि ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी होगा। इस क्वेश्चन में है क्या, पहले तो चित्र बना लो उसके बाद बताता हूँ आपको क्या बताना है। ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। चलिए देखिए कुछ इस तरीके से, पहले तो वही चित्र है, इस तरीके से है। इसमें हमको दिया गया है ए, यहाँ पर है डी और सी और यहाँ पर वी है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। हमें क्या यहाँ पर पहले देखो दिया है, दूसरा पार्ट है। देखो ऊपर वाला मैंने किया था 3 नंबर का था, यहाँ वाले इस वाला ये वाला 3 नंबर का है, ठीक है। देखो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि जो कोण ए है वो 90 डिग्री है, ठीक है, और जो ए डी है वो लंबवत है किसके, लंब है बी सी पर। किस पर लंब है? बी सी पर लंब है। देखो ए डी है, ए डी ए बी सी पर लंब खड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए हमको सिद्ध करना है, देखो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए डी स्क्वायर बराबर होता है वी डी इंटू सी डी के। ये हमें सिद्ध करना है। मान लेता हूँ ये समीकरण पहली है। देखिए कैसे सिद्ध करना है। सबसे पहले अगर आप देखें त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस लगा सकते हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो पाइथागोरस क्या कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा ए बी है यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब ए डी है तो ए डी का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधा हमारा बी डी है तो ये बी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये समीकरण मान लेता हूँ ए है। और आगे देखो त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में इसमें भी पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण ए सी है तो ए सी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब ए डी ही है। और सो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई लगता है, यहाँ पर ये ए डी है ना, यहाँ पर लंब ये ए डी है, ठीक है, ए डी तो ए डी स्क्वायर प्लस आधार, आधार इसमें हमारा सी डी है, ठीक है। इसे समीकरण बी मान लो। अब ए और बी को जोड़ दो तभी ये सिद्ध हो पाएगा। तो लिख दो समीकरण ए प्लस समीकरण सेकंड। देखो ए बी प्लस ए सी, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। देखो ए डी कितना हो जाएगा हमारे पास, 2a डी का स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस
सी डी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर, देखो 2 ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर बराबर हमें कितना दिया गया है, ए डी स्क्वायर बराबर दिया गया है बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी। तो यहाँ पर लिख दो बी डी इंटू सी डी प्लस है हमारे पास बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भैया बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी डी इंटू सी डी। इसको ऐसे लिख लिया, इसको यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ए बी स्क्वायर हो गया जस्ट से, ठीक है। पेशेंस थोड़ा बनाइए, हो चुका है। देखो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि ए की जगह पर बी डी है और बी की जगह पर सी डी है। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ कि बी डी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, देखो बी डी प्लस सी डी, देखो यहाँ पर बी डी प्लस सी डी यानी कि बी सी, इसको जोड़ोगे तो बी सी मिलेगा। तो इसकी जगह पर मैं वी सी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर आप देखें यहाँ पर तो सिद्ध हो गया है। देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका मतलब ये वाला जो है समकोण त्रिभुज है, इसलिए ये जो होगा समकोण त्रिभुज है, अतः हैंस प्रूव्ड। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो फिर ये सेटिस्फाई करेगा। चलिए, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये इसी तरीके से क्वेश्चन करना था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसका उसे देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसका अथवा वाला है, एक समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के वर्ग का 3 गुना इसके किसी एक ऊंचाई के वर्ग के 4 गुना के बराबर होता है। देखिए ये प्रश्न, ये आपके छठा जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड है, बाकी ये हटा देगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं, पूरा क्वेश्चन नहीं, पूरी एक्सरसाइज ही हटा दी गई है। जिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज हटा दी गई है। इसके नीचे देखिए, चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर तथा क्यू आर पर बिंदु एस और टी है। यदि कोण पी बराबर आर टी एस है तो, यानी कि कोण पी जो है वो कोण टी के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और 3 नंबर का ऐसे ही है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो एक यहाँ पर जो आकृति दी गई है वो हम बना लेते हैं। कुछ इस तरीके की आकृति है और यहाँ पर एक लंब डाल दिया गया है, इन्होंने लंब डाला है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर एस है, यहाँ पर टी बन रहा है और यहाँ पर पी है, कुछ इस तरीके का कोण, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक क्यू है और यहाँ पर आर है, ठीक है। बताया गया है जो कोण, पहले लिख लो यहाँ पर दिया है, उसके बाद बताता हूँ आपको। देखो दिया है हमें दिया गया है कि एस और टी पर हैं, पी आर और क्यू आर बिंदु एस और टी पर हैं। देखिए ये पी आर है और क्या पी आर बोला गया है और क्यू आर बोला गया है और क्यू आर, देखो पी आर और क्यू आर, ये पी आर जो है एस पर है और क्यू आर किस पर है, टी बिंदु पर है। हमको और दिया गया है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस। इसका मतलब जो बीच वाला कोण, जो कोण पी है वो कोण टी के बराबर है, ठीक है। ये हमको क्या है, दिया है। आगे हमको सिद्ध करना है, हो गया, ठीक है, हो गया। बस सिद्ध करना लिखा, उसके बाद हो जाएगा। अभी देखना कैसे, बहुत ही आसान है। त्रिभुज आर पी क्यू इज सिमिलर त्रिभुज आर टी एस। देखो ये हमको सिद्ध करना है, ये समरूप त्रिभुज है, यानी कि जो आर पी क्यू है, आर पी क्यू मतलब ये बड़ा वाला आर टी एस इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है। ये बड़ा वाला इस छोटे वाले के समरूप है। देखो कैसे, पहले देखो एक कोण आर जो है कोण आर के बराबर होगा। कोण आर, चूंकि कोण आर बराबर है कोण आर के, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में है, उभयनिष्ठ है। क्योंकि आप देख सकते हैं, देखिए आर इस बड़े वाले में भी आर आ रहा है और इस छोटे वाले में भी आर कोण आ रहा है, यानी ये बराबर होगा। और हमें जो पी कोण है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है और जो यहाँ पर कोण बन रहा है वो बराबर है। जो कोण पी है वो कोण टी के बराबर है। क्यों, ये हमें दिया गया है,
देख सकते हो ऊपर देखो आप टॉप यहाँ पर ये कोण P बराबर कोण T ये दिया गया है। अतः दो कोण बराबर हो गए, इसलिए ए से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज क्या है हमारे समरूप हैं, आर टी क्यू टी नहीं आर पी क्यू सिमिलर है त्रिभुज आर टी एस के। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सिद्ध हुआ है। चलिए देखो इसके बाद जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें P बिंदु है 1 कामा एक्स बिंदुओं -1 कामा 7 और 4 कामा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है तथा x का मान भी ज्ञात कीजिए। मैंने जैसे पीछे भी कराया था, ये क्वेश्चन कराया था 2 नंबर का शायद था और यहाँ पर इन्होंने 6 नंबर में दे दिया गया है। इसका मतलब पीछे हमसे इन्होंने 3 नंबर का क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन था और 3 ही नंबर में ही करा लिया। ये वाला क्वेश्चन कहाँ था, कहाँ गए, ये देखिए 2 नंबर में ही करा लिया। यही बिल्कुल सेम क्वेश्चन इन्होंने 6 नंबर में इधर दिया है कि नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जस्ट उसी की तरह लगेगा। मैं यहाँ पर हिंट दे दूंगा, आगे आप खुद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमको क्या है जिसमें बिंदु P एक रेखाखंड है, यहाँ पर एक मैं रेखाखंड बना लेता हूँ। यहाँ पर 2 बिंदु दिए गए हैं, देखिए एक तो -1 कामा 7 है और दूसरा बिंदु हमको दिया गया है 4 कामा -3। इन बिंदुओं को एक बिंदु P जो है, एक बिंदु हमारा P है वो 1 कामा x है, वो विभाजित करता है। ए मान लिया ए है और ये B है। ये बिंदु P है, A और B को विभाजित कर रहा है और किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये हमको बताना है। यहाँ से यहाँ तक का अनुपात बताना है। यहाँ से यहाँ तक का मतलब यहाँ से मान लेता हूँ अनुपात m1 है और यहाँ से यहाँ तक का अनुपात मान लेता हूँ कि m2 अनुपात है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये अनुपात m1 है और ये अनुपात m2 है। इतनी मैंने मान ली, यही हमको निकालना है। और उसके बाद हमको जो x है ना, इसका मान भी निकालना है। चलो अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात निकालने के लिए जो फार्मूला होता है उसे हम लगाते हैं। यहाँ पर देखो अनुपात निकालने का फार्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, देखो x हमको कितना दिया गया, देखो ये x होता है और ये y है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, देखो यहाँ पर x हमें कितना दिया गया, 1 दिया गया है और m1 हमको निकालना है और x2 हमारा 4 है प्लस m2 इंटू x1 हमारा -1 है अपॉन m1 प्लस m2, ये भी हमको ये तुमको पता ही करना है। देखो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 अपॉन 1 बराबर 4 m1 प्लस माइनस और एक m2 की 1 से गुणा होगी, हो जाएगा m2 और बटे में m1 प्लस m2। इसकी इधर गुणा करा दो, इसकी इधर गुणा करा दो, तो इधर गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा m1 प्लस m2। इसकी इधर कर दो, ये हो जाएगा 4 m1 माइनस का m2। आप m1 प्लस m2 ये बराबर हटा लेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा और बराबर में 0। देखो m1 में से चले जाएंगे तो माइनस का 3 m1 बचेगा और m2 जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2m2 बराबर 0। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि 3 m1 बराबर प्लस का 2m2 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, वो ये माइनस कट गया। कह सकता हूँ मैं m1 बटा m2 बराबर 2/3। कहने का मतलब यह है, मैंने देखो 2m2 चाहिए तो 2 यहाँ से गुणा हो जाएगी और 3m1 इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, बाकी आप इसे सोल्व करोगे तो फिर से यही आ जाएगा। इसलिए कि m1 और m1 अनुपात, देखो बटे की जगह पर अनुपात और m2 बराबर 2, इसकी जगह पर अनुपात 3, ये आंसर हो जाएगा। अतः अनुपात क्या आया, 3 आया। ठीक है, अतः अनुपात 3 है, अतः वही अनुपात 2:3 होगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से मुझे अनुपात बता दिया। अब देखो, अब इसके बाद हमको बताया गया है ये जो x है, x इसका मान भी निकालना है। देखो चलिए ये x भी निकालना है। अच्छा भाई देखो कैसे होगा ये, तो यहाँ पर आप y बराबर लगा दो। y निर्देशांक जो निकालने के लिए फार्मूला होता है वो देखो, y बराबर होता है m1/2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। देखो y तो देखो y यहाँ पर कितना x है तो यहाँ पर x रख दो और m1 हमने कितना निकाला, 1:3 था ना,
2:3 था, 2:3 था। तो m1 हमारा 2 है और बाई टू हमारा -3 है प्लस m2 हमारा 3 है और बाई 1 हमारा 7 है। ठीक है, और ये 2 + 3 हो जाएंगे और ये x बराबर देखो 2 × 3 = 6 प्लस 3 × 7 = 21 बटा 3 2 5। इधर आप गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 5x बराबर, इधर आप 6 से 21 गया तो 15 बचेंगे ना, और 5 × 3 = 15, यानी कि x का जो मान आया है वो कितना आया है, 3 आया है। समझ गए? इस तरीके से जो x का मान और जो अनुपात निकालेंगे हम। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद हम कैसे करेंगे क्वेश्चन। देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर जो है, इसका अनुपात देखो 2:3 था और m बराबर 3 आया था। सही है। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है कह रहा है कि समीकरण 1 + 4 + 7 + 10 प्लस डॉट प्लस x बराबर 287 को हल कीजिए। अच्छा, हल करने के लिए आया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन शायद आप पहली बार लगा रहे होंगे। नहीं, पहली बार आखिर नहीं होगा, आप इस क्वेश्चन को जानते हैं, ये कैसे किया जाता है, लेकिन आप अभी शायद कर नहीं पाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, आप जानते हैं बट आप कर नहीं पाएंगे। आपने पढ़ा भी है इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, लेकिन कर नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। बहुत ही कम बच्चे होंगे जो कर पाएँ। अभी देखना कैसा क्वेश्चन है। ये हमको क्या बताया कि इसको हल करना है। हल करने का मतलब ये जो x है हमको ज्ञात करना है। देखो हल करना है इसको कैसे किया जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को जरूर से देखना। यहाँ पर क्या है, आपको ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं, कुछ नंबर दिए गए हैं और उनका योगफल कितना दिया गया है, 284 नहीं है, 287 है। ठीक है, 287 दिया गया है। अच्छा, योगफल यानी कि सॉल्यूशन, यहाँ पे से देखो सॉल्यूशन नंबर, यहाँ से जो योग है, ठीक है, यानी जो एसियन है वो कितना दिया गया है, 287। अब तो आप समझ ही गए हो कैसे होगा। हमको क्या करना है, x निकालना है, यानी ये अंतिम पद an निकालना है। अच्छा, तो सबसे पहले अगर आप SN बराबर फार्मूला लगाएंगे, हाँ देखो SN दे दिया गया और यहाँ से आप देखेंगे तो AP बनेगी 1, और यहाँ से आप अंतर देखेंगे 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का अंतर, यहाँ पर भी 3 का अंतर, मतलब अंतर सेम, यानी ये AP है। अब AP है तो यहाँ से आप पहले A निकाल लो। A बराबर देखो प्रथम पद 1 है और D यानी सार्वधातर निकालो, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो D बराबर हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब तो आपको समझ में आने लगा होगा किस तरीके से क्वेश्चन करना है। चलिए SN बराबर फार्मूला लगाओगे अगर आप, तो n/2 2a प्लस n - 1 × d ये लगेगा। देखो SN कितना है, 287 है, बराबर n, हाँ n तो हमको निकालना है, और ये 2a कितना है, 1 है, प्लस n भी हमको n तो निकालना है, और d हमको 3 दिया गया है। सॉल्व कर दो। देखो इधर गुणा आप करा सकते हैं, देखो अभी रहने दो, चलो n/2, 2 × 2 और ये गुणा करेगा इधर तो 3n - 3 हो जाएगा, और ये 287 बराबर n/2, और 2 में से 3 गया 1, पहले इसको 3 को लिख, देखो 2 में से 3 जाएगा, -1 बचा क्योंकि माइनस का ज़्यादा है। अब इसके बाद देखो इसकी आप यहाँ पर गुणा करा दो, इसकी गुणा कराएंगे तो 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16 और 1 × 17, 2 × 7 = 14 हो जाएगा, 2 × 8 = 16, 1 × 17, 2 × 2 = 4 और 1 = 5। n की अंदर n बचेगा और इधर हमारा 3n - 1। देखो 3 की n से गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 3n², n की 1 से होगी, हो जाएगा n बराबर हमारा 574, यानी 3n² - n माइनस का 574 बराबर 0। अब आप यहाँ पर 3 की इधर गुणा कर देखेंगे तो कितना आएगा, 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21 और 22, 3 × 5 = 15, 16 × 17। आपको दो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनकी गुणा करें तो 1722 आए, जिन्हें जोड़े या घटाएं तो 1 आए। तो वो संख्या हमारी हो जाएंगी 42 और 41। अगर करते हैं, देखते हैं 42 और 41 करके हम देख लेते हैं एक बार। देखो करके देखेंगे तो कितना आएगा, 42 × 42 और ये 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 2 8 4 12, हाँ देखो 17 22 आ गया। कहने का मतलब दो हमारी संख्या कौन सी हो जाएंगी, 42 और 41 हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखिए अब इसका गुणनखंड कर लो। देखो
यहाँ पर दो संख्या आपने कौन सी सोची, 42 और 41, लिख दो 42n प्लस 41n माइनस 574 बराबर 0। यहाँ से आप जो है 3n कामन ले लेंगे जब आप, तो n माइनस का 3 कम 3 3 चक्कू 12 14 और नहीं 3 कम 3, हाँ ठीक है। यहाँ से आप जो है 41 कामन लेंगे तो n माइनस का 14 बचेगा बराबर 0। इस ये कितनी बार है, कामन वाले को एक साथ लिख लो पहले, तो कामन वाले को एक साथ गुणनखंड करना तो आपको आता ही होगा। ये 2 बार है, इसको 1 बार लिख लो और बराबर 0। तो पहले जब देखो इसको 0 के बराबर डालोगे तो प्लस जाएगा, उधर माइनस का हो जाएगा, तो इसको लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको ले लो n माइनस का 14 बराबर 0। तो n बराबर आ जाएगा 14। तो हमारे जो पेज फट गया, देखो जो हमारे पद होंगे, जो n आएगा वो कितना आएगा 14, यानी कि AP में 14 पद हैं। चलिए देखिए इसके बाद क्या करना है, इसको मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखो अच्छा n बराबर कितना आया, अभी मैंने निकाला n बराबर 14 निकाला। अब देखो अब निकल आएगा, देखो इस AP में देखो ये क्या अंतिम पद है, अंतिम पद यानी कि an, अंतिम पद बोले तो an, यानी कि an बराबर हमको कितना दिया गया है, x दिया गया है, अंतिम पद an दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे प्रथम पद तो 1 ही था और जो d है वो 3 है। अब n बराबर भी पता है हमें, देखो an मिल जाएगा। अब देखो an बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है, x है, x रख दो। a कितना है 1 प्लस n हमारा 14 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3 है, तो x बराबर 1 प्लस 14 में से 1 गया 13 गुणा 3, x बराबर 1 प्लस 13 3 39 और 1 40। कहने का मैं x हमारा पास 40 आ गया। देखो मतलब इसको हल करने पर आपको मिलेगा 40, कितना मिलेगा 40 मिलेगा। तो इस तरीके से इसको मैंने हल किया है और 40 हमारा आया है। ठीक है, देखिए इसका उत्तर एक बार मैच कर लेते हैं, देखते हैं 40 कितना आया। हाँ 40 ही आया है, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है 40। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसके जितने भी क्वेश्चन थे ना विस्तृत उत्तरीय, जो हमारा सेट 3AX था, इसके जितने भी विस्तृत उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव थे उन सभी को कर लिया है। और अगली वीडियो में हम सेट 4 2022 का करेंगे और ये भी बहुत ही इसमें शानदार क्वेश्चन है और बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आपने अभी तक नहीं किए होंगे और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। याद रखिएगा अग्रवाल अनसोल्ड से ही पूरा का पूरा पेपर बनेगा। ठीक है, 2022 और 2023 के जितने भी सेट है उन सबको कर लो, कंप्लीट कर लो। प्रैक्टिस के लिए वन ऑफ द बेस्ट अनसोल्ड है, याद रखिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आने वाले सेट्स की वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्ते।